गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो चालू करने से पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी बच्चों का मुझे मैसेज आया रिगार्डिंग दशहरा। अनफॉर्चुनेटली मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को दशहरे की शुभकामनाएं बिलेटेड, ठीक है। वो हैप्पी वर्ड बोलते हैं, हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा कैसे होता है मुझे नहीं मालूम, खास करके हैप्पी दशहरे का तो मैं रिप्लाई करता भी नहीं हूँ, क्योंकि हैप्पी हमारा वर्ड है ही नहीं। हमारा कल्चर शुभकामनाएं या अपनी मदर लैंग्वेज जो भी है उसके ऊपर रहता है। हैप्पी वर्ड हमारा नहीं है। हैप्पी वर्ड वो लोग बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग और वगैरह, तो क्योंकि उनके इस पर पैर पड़ने का कुछ कंसेप्ट ही नहीं है। हम लोग पैर पड़ते हैं, बड़े हैं तो उनके पैर पड़ते हैं, छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये हैप्पी नहीं आता, वो शुभकामनाएं आता है। दीपावली की शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं। तो जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया और जो किसी कारणवश नहीं कर पाए या जो भी है भूल गए होंगे, तो सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। दूसरा मैसेज इज रिगार्डिंग जेईई एडवांस का जो रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया हमारे क्लास के बच्चों का, और इनफैक्ट सभी का। मैंने ओवरऑल जिसका भी फीडबैक मिला है, जो हमारे स्टूडेंट नहीं भी थे तो भी वो लोगों के फीडबैक वगैरह आते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। और उसकी उन सभी को बहुत 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 बधाई। और अब तो हो गया यार, मतलब अब तो डी डे आई थिंक 18 नवंबर है। 18 नवंबर तक एवरीथिंग विल बी क्लियर, जो सारे राउंड चल रहे हैं। सो जस्ट फिंगर क्रॉस टिल 18 नवंबर, देखो क्या होता है। और जो भी आपकी रैंक आई है उसके हिसाब से होप्स हो कि बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज मिले, और नहीं तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका, अगर कोई चाहता है कि रिपीट्स एंड ऑल दैट हो सके तो इट्स योर कॉल, यू कैन टेक इट, बिकॉज इट्स नॉट माई कॉल और समवन एल्स, नॉट योर पेरेंट्स कॉल, इट्स योर कॉल, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज से मैं एक नया बोल सकते हैं कि प्लेलिस्ट चालू कर रहा हूँ, या फिर न्यू सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ। वो सब्जेक्ट है एग्जाम ओरिएंटेड। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे एग्जाम के बारे में मालूम ही नहीं है, ठीक है। और वो मैंने फेस किया ये चीज़ें। 11th-12th में जब बच्चे आते हैं, जो मेरे पास स्टार्टिंग से रहते हैं उनको तो मैं बता ही देता हूँ, बट जो 11th-12th से आते हैं तो वो थोड़े से ये तो हमको मालूम नहीं था, ये हमको मालूम नहीं था, ऐसा वैसा। तो और मुझे काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट भी करी थी, बिकॉज द काइंड ऑफ नॉलेज आई एम कैरिंग अबाउट काइंड ऑफ एग्जाम, सो दे थिंक दैट आई कैन गिव देम द ऑथेंटिकेटेड अप्रोच टू टॉक अबाउट दोज एग्जाम्स, ठीक है। तो आज एक जो एग्ज़ाम मैंने चूज़ करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। उसका नाम है NSE-JS, ठीक है। NSE-JS क्यों चूज़ कर, उसका भी रीज़न मैं दूंगा। देखो हम ना 5th-6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चे मैं क्लास में टॉप आ रहा हूँ, मैं स्कूल में टॉप आ रहा हूँ, ठीक है, मैं सिटी में टॉप आ रहा हूँ, होगी कोई एग्जाम सिटी लेवल पे तो मैं उसमें टॉप आ रहा हूँ। लेकिन ये सब कुएं के मेंढक वाली बात होगी। मतलब यू आर अमॉन्ग अ वेरी फ्यू पीपल, योर कॉम्पिटिशन इज अमॉन्ग वेरी फ्यू पीपल। इफ यू वांट टू मेक योर एक्सपोजर टू नेशनल लेवल, देन दिस इज द फर्स्ट एग्जाम विच यू कैन फेस, ठीक है। अब ये एग्जाम क्या है? NSE-JS, नेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन। JS इज जूनियर साइंटिस्ट, नेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन जूनियर साइंटिस्ट। बहुत फेमस एग्जाम है, बहुत रेप्यूटेड एग्जाम है। पहली बात तो जहाँ एन वर्ड लग जाता है नेशनल, तो अपने आप में आप उस एग्ज़ाम को फेस करें जो नेशनल लेवल पर हो रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्टर्ब है इसका, ठीक है। मैं बताने की कोशिश करूँगा। बोलते हैं लोग कि 8th का बच्चा दे सकता है, 9th का दे सकता है, 10th का दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 7th का भी दे सकता है। एक्चुअली इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया एज क्राइटेरिया है, ठीक है। तो 2021 की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए एज क्राइटेरिया है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 2007 या 2008 में बर्थ लेना चाहिए। वो 8, 9, 10 से रिलेटेड नहीं है। अगर वो बच्चा 1 जनवरी 2007 टू 31 दिसंबर 2008 तक के ड्यूरेशन में बर्थ है उसका, तो वो एलिजिबल है 2021 के एग्जाम के लिए। अकॉर्डिंगली आगे का आप सोच सकते हो। अब ये वीडियो 21 के लिए तो है नहीं, कुछ दिन में एग्जाम है, और वो एग्जाम भी क्लब हुई है 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड। फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल मैं डिस्कस करूंगा वीडियो में, लेकिन एक नॉर्मली हम सोच सकते हैं कि 2022 विल बी ए नॉर्मल ईयर। तो उस समय वो जैसे पहले आता था उसी टाइप से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं उस चीज़ को डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली अगर 2022 का बच्चा दे रहा है तो उसका बर्थ होना चाहिए 1 जनवरी 2008 टू 31 दिसंबर 2009, और उसी हिसाब से आगे का आप जोड़ सकते हो 2023 में अगर एग्जाम देनी है तो लाइक दैट। एग्जाम कब होती है? करीब ऐसा समझ के चलो 2nd to 3rd वीक ऑफ नवंबर, ठीक है। वो थोड़ा दिवाली का पीरियड रहता है, मतलब आप समझ के चलो कि
13 नवंबर से 17-18 नवंबर तक के बीच में एग्जाम होती है, ठीक है। और एग्जाम क्यों देना भाई? सबसे पहले तो हम इंडियन लोग ये सोचेंगे फायदा क्या है ना, बेनिफिट्स क्या है इस एग्जाम का? तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ऑन अ फिंगर टिप इफ यू वांट टू आस्क मी, आई कांट से दैट ऑन अ फिंगर टिप, इट्स अ ट्रेमेंडस एग्जाम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको उस लेवल का एक्सपोजर मिलने वाला है नेशनल, ठीक है। देखो इसकी 5 लेवल रहती है, मैं सिर्फ पहले लेवल पे इस वीडियो में फोकस करने वाला हूँ, बिकॉज दिल्ली दूर है, 5वीं लेवल तक पहुँचना दूर है, वो 1 साल बाद तक क्या आती है। अगर 22 के बच्चे अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो पहले तो इसके लिए प्रिपेयर करेंगे, इसमें अगर क्वालिफाई हुए तो आगे की बात आती है, और ओवर .com हम वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। और मैं अपने जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर बच्चों के साथ डिस्कस करता भी हूँ। तो हम सिर्फ NSC की बात करेंगे, लेकिन एक स्टोरी बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स में ओलंपियाड्स होते हैं, ठीक है ना, स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, जाते हैं। अभी हमने देखा ओलंपिक खत्म हुआ टोक्यो में, एक्सेट्रा, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। तो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट साइंटिस्ट है वो जमा हुए, वो बोले यार ये कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने ये एक नया कंसेप्ट चालू किया, काफ़ी साल हो गए, नया तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों तक के इसका है नहीं अवेयरनेस, ठीक है। तो अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगा एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम होती है बेसिकली उन बच्चों के लिए होती है जो अपना फ्यूचर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं, ठीक है। किसी टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है। NSC जैसे स्पेसिफिकली जूनियर साइंटिस्ट तो साइंस से रिलेटेड, लेकिन इसी का एक हम बोल सकते हैं पैरेलली एग्जाम मैथ्स से रिलेटेड जो होती है, प्री RMO, उस पर भी आगे वीडियो बनाऊंगा, वो भी एक अच्छा कंसेप्ट है पूरा RMO मतलब मैथ्स ओलंपियाड। और जो हम बात करेंगे आज, हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे NSC में, बिकॉज वीडियोस छोटे बनाने हैं, बड़े नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ये जो NSC एग्जाम होती है, टेंटेटिव मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 9th स्टैंडर्ड का बच्चा देता है, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा देता है, ठीक है। अब फायदा, बात तो वही है, हम इंडियन के लिए सबसे पहले फायदा देखते हैं, नुकसान में भी फायदा देखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फायदा आपको नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलेगा, और आप अगर अपने आप को टारगेट करके फाइनल लेवल तक के जाने की कोशिश करते हैं तो IJS होता है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, वो फॉरेन कंट्रीज में होता है। लास्ट ईयर कतर में हुआ था, दोहा में, इस साल फ्रैंकफर्ट जर्मनी में होने वाला है, ठीक है, जर्मनी में। और दैट यू आर गोइंग ऑन द पे ऑफ गवर्नमेंट कर रहा है यार सर, आपको कुछ नहीं करना है, चिल रहना है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने के लिए जो मेहनत है तो करना ही है, ठीक है। अब क्यों जरूरी है, ठीक है, नेशनल लेवल का एक्सपोजर, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर, ठीक है। अब देखो यार, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मतलब अलग अलग कंट्रीज से बच्चे आते हैं, वो लास्ट लेवल तक के ना एक पर्टिकुलर कंट्री से 4 से 6 बच्चे जाते हैं, 4 से 6 बच्चे जाते हैं। तो समझ के चलो कि आप वो 4 बच्चों में हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, माय गुडनेस, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वी हैव सीन इन द ओलंपिक, यू नो दैट हु वन द javelin throw, ठीक है, गोल्ड मेडल। सो बेसिकली यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ठीक है। ऐसे ही XYZ कंट्री से आएंगे, ऐसे ही ABC से आएंगे, ऐसे ही PQR से आएंगे, तो वहाँ के जो 4 बच्चे आएंगे, गैदरिंग होंगी, ग्रुप बनेगा, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे, यू विल लर्न समथिंग न्यू, ठीक है ना। आजकल क्या चल रहा है, हम इंडिया में है, तो हमारा फ्रेंड कौन है, वो बाजू वाला मोहल्ले का, ठीक है, या तो कोई ऐसी कोई फ्रेंड है हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, पेज 3 बॉलीवुड, किस एक्टर को जेल में डाला गया बिकॉज ऑफ टेकिंग ड्रग्स एंड ऑल दैट, कितने नॉनसेंसिकल टॉपिक है, ठीक है ना। हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे यार कुछ तो ब्लैक होल से रिलेटेड कंसेप्ट, ये क्या होता है ब्लैक होल, ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपका माइंडसेट बनाता है, ये आपका माइंडसेट बनाता है। तो आपकी जो गैदरिंग होगी उन लोगों के साथ होगी। वो कहते हैं कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं, जो आपके साथ रहते हैं, 5 लोग जो सबसे ज़्यादा आपके आस पास रहते हैं, तो आपका माइंड उन 5 के एवरेज माइंड जैसा वर्क करता है। अगर वो निगेटिविटी वाले लोग होंगे तो आप भी निगेटिव सोचोगे, वो पॉजिटिव होंगे तो आप भी पॉजिटिव सोचोगे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप उन लोगों के साथ जाओगे, ना कि वो जो बताया ना मैंने, वो जो फ्रेंड सर्कल जिसमें कि हम वो बॉलीवुड में ऐसा हो रहा है, वो ड्रग्स लिया उसने तो वो ऐसा हुआ वैसा हुआ ना, wastage of time thinking about all this nonsensical thing is just wastage of your time. You are just spoiling your career, ठीक है। that is not at all the top of you guys, fine, so focus is on that,
कि मुझे एक अच्छा ग्रुप चाहिए, एक हेल्दी ग्रुप चाहिए जिनके साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकती हूँ। ठीक है, सेकंड बेनिफिट हो गया ये। थर्ड बेनिफिट, आपका अपना IQ लेवल, EQ लेवल, इंटेलिजेंस स्काई रॉकेट, स्काई हाई, इस लेवल तक पहुंच जाएगा, बिकॉज वो एग्जाम का लेवल ही वैसा है, वो एग्जाम का लेवल ही वैसा है। फोर्थ पॉइंट, 2021 के जेई मेंस में जो बच्चों को 100 परसेंटाइल आए थे, उसके पहले के जेई मेंस में, जेई एडवांस में जो लोगों ने टॉप किया था, वो सब लोग NSE-JS के टॉप 10 AIR में थे। मैं जब जेई मेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं नीट की भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज साइंस है तो PCB पे ज़्यादा फोकस है। PCB क्योंकि जो उसकी 5 लेवल होती है उसमें से मैथ्स सिर्फ NSE-JS में पहली लेवल में, बाद में मैथ्स छूट जाता है, और वो भी बेसिक मैथ्स रहता है। ठीक है, वो भी बेसिक मैथ्स रहता है, मैथ्स हो जाता है, PCB चलता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो जूनियर साइंटिस्ट लेवल की है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत स्काई रॉकेट हाई हो जाएगा। ठीक है, ये होगी बात। उसके बाद और क्या फायदा होगा उससे? उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, वो ये कि आप जब 9th स्टैंडर्ड में हो तब आपको पढ़ने को मिलेगा 10th, 11th और 12th का। ठीक है, इसका अगर मैं सिलेबस के ऊपर जाऊँ, बिकॉज वो जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली बोला जाता है, धोखा है, ये धोखा मैं क्लियर कर रहा हूँ कि बोला जाता है बस 9th, 10th का सिलेबस है जी, लेकिन ये साफ साफ धोखा है। 9th, 10th का सिलेबस नहीं है, उसमें सिलेबस 11th का तो रहता ही रहता है और थोड़ा बहुत 12th का भी रहता है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा अंदर जाऊँगा तब बताऊँगा। तो लेकिन हाँ, 9th, 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखो यार, हम लोग एग्जाम देते हैं नीट की, हम लोग एग्जाम देते हैं जेई की, तो हम 9th, 10th से पढ़ाई चालू कर देते हैं, NCERT एंड ऑल दैट। मैं बोल बोल के थक गया हो कि बायोलॉजी का NCERT कर लो, केमिस्ट्री का NCERT कर लो, बस ये चीज़ है। सिर्फ ये है कि आपको 11th का भी करना है, भले ही 12th का नहीं करें, स्पेसिफिक टॉपिक बता सकता हूँ मैं 12th का कौन सा करना चाहिए, जो आते हैं हमेशा क्वेश्चन इसमें, अदरवाइज नहीं भी किया तो चलेगा, नहीं भी किया तो चलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर आप कौन से बच्चों के लिए एलिजिबल है, तो जो बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है उसने अभी से ये वीडियो देखना चाहिए और इस एग्जाम से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन के बारे में स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए होगा क्या, 6th स्टैंडर्ड का बच्चा सीधे 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगा क्या? नो, नॉट एट ऑल। लॉस ऑफ मोशन पढ़ेगा क्या? NLM। वैसे 6th, 7th में न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन आ गए हैं थोड़े थोड़े, बट नहीं, लेकिन 6th का बच्चा 7th, 8th करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, जनरली एज क्राइटेरिया है इसका, लेकिन एक ओवरऑल 9th के बच्चे के लिए एलिजिबिलिटी बनती है उसकी, एक ओवरऑल। ठीक है, तो 9th के बच्चे के लिए एग्जाम में 11th का आ रहा है तो 2 साल आगे का पढ़ रहा है, तो इसका मतलब भी हमको प्रिपरेशन अगर 6 से चालू करते हैं तो 8 तक के का हो गया, 7 तक के का हो गया, 7th वाले का 8, 9 तक के का हो गया, उस बीच जो दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपका एक लेवल बढ़ेगा 1 साल 2 साल आगे का। और ये जो वो क्या बोलते हैं उसको, नीट, एम्स, जेई, IIT, वो जो फोकस हमारे दिमाग में रहता है उसमें भी वही बच्चे एलिजिबल मतलब बना पाते हैं जो 1 साल 2 साल आगे चलते हैं। तो बस ये आपका, इसलिए मैंने बोला कि इस बार के जो चाहे वो नीट वाले हो या मेंस वाले हो, all those students who were on the top 100 AIR basically achieved top 10, top 15, top 20 AIR in this exam. ठीक है, कैन चेक आउट 100 परसेंटाइल और मेंस में जिसको आया उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और वैसे उसी तरह से। हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहता हूँ कि ये मुझे भी नहीं मालूम, मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का, लेकिन जनरली जो जेई साइड जाते हैं वो लोग ज़्यादा करके NSE-JS पे फोकस करते हैं। आई एम अननोन भाई, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली सिलेबस नीट का है, PCB है, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है, उसका रीज़न मुझे मालूम है। वो रीज़न ये है कि लेवल बहुत हाई है ना, क्योंकि जो नीट वाले रहते हैं ना उनका फिजिक्स भी इजी रहता है, उनका केमिस्ट्री भी इजी रहता है। ठीक है, लेकिन इसका लेवल हाई है। ठीक है, ये उसका रीज़न है। तो नीट वाले तो वो बोलते हैं नहीं, दूर से ही राम राम करेंगे, हमको इतना टफ फिजिक्स नहीं पढ़ना है। लेकिन हाँ, जेई मेंस, जेई एडवांस तो फिजिक्स तो टफ रहता ही है, केमिस्ट्री भी रहता है, तो ऑब्वियसली ये लोग ज़्यादा उधर जाते हैं। ठीक है, ये लोग प्रीफर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीट वाले नहीं, क्योंकि नीट वालों ने भी कर चुका है और एम्स तक के पहुँच चुके हैं, GMC तक पहुँच चुके हैं। तो दैट इज समथिंग द क्राइटेरिया यू शुड नो नाउ। तो ये मैंने और इम्पोर्टेंट बात बता दी, मतलब आप 9th में हो यार, और 2nd वीक 3rd वीक ऑफ नवंबर तक आपका 10th भी हो गया है, और आगे 11th का भी कुछ टॉपिक्स हो गए, कुछ टॉपिक्स फर्स्ट लेवल के लिए कुछ टॉपिक्स भी हुए तो सफिशिएंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट, फायदा है, इंपॉर्टेंट बेनिफिट नंबर जो भी है, चौथा, पांचवा, छठवा।
आप जब आगे जाके कभी अपना सीवी लिखोगे, करिकुलम विटे, मतलब कोई लोग बायोडाटा बोलते हैं उसको, लेकिन वो सीवी बोलते हैं उसको, करिकुलम विटे। तो उसके अंदर ना अगर आपने अपनी एसओपीज लिखी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो जनरली हम लिखते हैं, तो उसके अंदर लिखे कि आई हैव क्लियर NSCGS, तो ऑटोमेटिकली आपका वेटेज बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली आपका वेटेज बढ़ जाता है। और उसके अगली लेवल जो NSCGO रहता है, मतलब नेशनल लेवल के जो जूनियर साइंस ओलंपियाड रहता है, सेकंड लेवल इसका, उसके अपन वीडियोस वगैरह बाद में देखेंगे। तो वो भी अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो तीसरी और चौथी लेवल इज नॉट द फाइटिंग लेवल, इट इज मोर ऑफ व्हाट वी कैन से दैट द वर्कशॉप, इट इज अ कैम्प, इट्स अ कैम्प, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट। कंट्री के बेस्ट साइंटिस्ट के साथ 2 से 3 वीक उनके खर्चे पर आप जाओगे और वो आपको ग्रूम करेंगे, और जब वो कैंप खत्म होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो मैंने बोला सीवी के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिला, ये भी बता दिया, तो अपने आप में बिग अचीवमेंट है। क्योंकि सिर्फ NSCGS की एग्जाम की अगर बात करें तो पूरे इंडिया से हार्डली 300 प्लस बच्चों को लिया जाता है, पूरे इंडिया से हार्डली 300 प्लस बच्चों को लिया जाता है। लास्ट ईयर 310 को लिया था, बस वो आसपास ही नंबर है। और अपीयर करने वाले एज्यूम करके चलो अवेयरनेस नहीं है, लेकिन इस वीडियो के कारण दूसरे जो बाकी लोग भी वीडियोस भेजते हैं, अवेयरनेस बढ़ेगी। तो आज की तारीख में 50,000 40 to 50,000 स्टूडेंट ऑफ इंडिया यूज्ड टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम एवरी ईयर, ठीक है। तो 50,000 में से 300 को सिलेक्ट कर रहे हैं। एक साल तो 60,000 भी हुए थे, तो 60,000 में से 300 को सिलेक्ट कर रहे हैं, परसेंटेज निकालेंगे तो 0.5% है ना। तो 0.5% इज द पासिंग क्राइटेरिया ऑफ NSCGS, मतलब हर 200 बच्चे में एक बच्चा, एक वो लेवल समझ के चलो, हर 200 बच्चे में एक बच्चा सिलेक्ट होता है। तो यार कितना बड़ा अचीवमेंट है नेशनल लेवल पे, ठीक है। थोड़ा सा NTSC से डिफरेंट है, NTSC 10th स्टैंडर्ड में होती है, उसमें सैट एंड मैथ होता है। NTSC में वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी, लेकिन वहां पर NTSC में क्या रहता है, हर स्टेट की एग्जाम अलग होती है लेवल पर। यहाँ पर थ्रू आउट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में एक ही एग्जाम होती है, लेकिन हर स्टेट का कट ऑफ अलग अलग रहता है। जैसे मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मेरे स्टेट का कट ऑफ अलग रहेगा, पेपर वही रहेगा नेशनल लेवल पे NSCGS का, ठीक है, लेकिन कट ऑफ अलग रहेगा। और डिपेंड करता है कि टॉपर कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके हिसाब से। टॉपर कौन है मतलब नाम से मतलब नहीं, मार्क्स से, ठीक है। अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं भाई, क्या सिलेबस है मैंने बता दिया, ये चीजें हैं। अब है क्या पैटर्न, तो टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे PCMB। NSCGS में मैथ्स रहेगा, बाकी आगे के लेवल में मैथ्स नहीं रहता है, आगे के लेवल में मैथ्स नहीं रहता है। तो 2020 80 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, 80 3 240 मार्क्स का पेपर प्लस 3 - 1, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल गेम होता है यार, जहाँ कहीं निगेटिव मार्किंग होती है। NTSC में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, NSCGS में निगेटिव मार्किंग होती है। तुक्का मारोगे, आपकी एक्यूरेसी कम है तो उधर JEE में प्रॉब्लम आएगा, उधर नीट में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, हम तुक्का मारे तो 3 पॉजिटिव मार्क तो हमारे गए, एक निगेटिव भी मिल गया। ये बहुत बड़ा ट्रैप है हमारे लिए। बच्चों सुधर जाओ, तुक्का मारना छोड़ दो, ठीक है। तुक्का मारो ना यार उस एग्जाम में, जैसे NTSC में निगेटिव मार्किंग नहीं है, अब हमारा दिल खोल के तुक्के, वो MST में निगेटिव मार्किंग है, दिल खोल के तुक्के मारो। लेकिन जहाँ निगेटिव मार्किंग है वहाँ मत मारो प्लीज़। ये जो JEE एडवांस का भी रिजल्ट आया ना, मैंने बच्चों के रिजल्ट जो आया मेरे के बच्चों के, तो पॉजिटिव मार्क और उसके बाद में फाइनल मार्क है ना। तो पॉजिटिव मार्क मतलब वो जो आपको पॉजिटिवली मिले, फिर नेगेटिव कैंसिल करके 15 20 मार्क कम हुए। और JEE एडवांस में 20 मार्क कम होना, हो माय गुडनेस, मतलब मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन 20वें रैंक के कॉलेज से IIT पवई, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 15 मार्क 20 मार्क का। तो वो हैबिट भी आपकी सुधरेगी, वो हैबिट भी आपकी सुधरेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट एग्जाम। बेनिफिट मैंने बता दिया, बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है, ठीक है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, अगर आप वो उधर इंटरनेशनल क्रैक कर दिए तो आपको मोस्ट ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड, काइंड ऑफ स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैलॉग,
ये सब में बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी, बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप मिलेगी। कभी कभी तो लेवल यहाँ तक के जाता है कि 100% मिल जाती है। वो एक वीडियो बनाया था सुंदर पिचाई सर जो है, वो इंडिया से जब गए थे यूएस, पूरी स्कॉलरशिप पे गए थे, स्टैनफोर्ड में उनका हुआ था, ठीक है। तो स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। और ये तो इंटरनेशनल लेवल क्रैक करोगे तो वैसे स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर ये भी क्रैक करें तो इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी। उधर आपका 11th का जो हो जाएगा प्रैक्टिस, वो अलग बात है, ठीक है। अब देखो यार, वो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को पता है, ये बोला जाता है कि बच्चे 5वीं क्लास से एनसीईआरटी पढ़, ठीक है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ इस एग्जाम के लिए, 8वीं से एनसीईआरटी चालू करो, ठीक है। पूरी साइंस से 8वीं में तो एनसीईआरटी बोले तो साइंस ही रहेगा, ठीक है, अलग नहीं रहेगा। तो पूरी अच्छे से पढ़ लो, 8, 9, 10 तीनों की, ठीक है। 9th और 10th तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 9th और 10th का मैक्सिमम आता है, ठीक है। धोखा इसलिए बोला मैंने कि टॉपिक का सिलेबस जो एग्जाम का सिलेबस और 9, 10 का ही है, लेकिन क्या होता है ना कि ऑप्टिक्स है ना, 10th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स है फिजिक्स के अंदर, वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और आपका जो एंड में डिस्पर्शन वगैरह। लेकिन क्या करते हो लोग, इतने स्मार्ट है कि यार इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हो, ऐसा कोई घर के एग्जाम थोड़ी है ये। तो वो लोग क्या करते हैं, ऑप्टिक्स बोलने के बाद फिर 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स है, वो भी आ जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं उससे रे ऑप्टिक्स से, ठीक है। फिर बाद में थोड़ा सा मेरा इंक्लिनेशन फिजिक्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है आजकल, बच्चों ने फिजिक्स में अच्छा किया मेरे इसलिए, ठीक है, एडवांस वगैरह में। तो मैकेनिक्स बहुत रहता है, मैकेनिक्स क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का मैकेनिक्स एनएलएम 9th में है, 11th में है, वर्क और एनर्जी 9th में है, 11th में है। तो ये जो 9, 8, 10 के चैप्टर जो 11th में इंक्लाइंड रहते हैं वो सब आते हैं, वो सब आते हैं। तो आपको बाय डिफॉल्ट 11th का पढ़ना ही पढ़ना है ना, वो बोलेंगे नहीं। अब 12th के फिजिक्स की अगर बात करो तो मैंने जो इसके, हाँ एक और इम्पोर्टेंट IAPT, ठीक है, जो फिजिक्स टीचर्स एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, उनकी एक वेबसाइट है IAPT की, उस पर इसके PYQs है, पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है IAPT। सुंदर पिचाई के गूगल पे सर्च करो, ठीक है, IAPT इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, ठीक है। तो आगे भी मैं ओलंपियाड के कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वो एक वेबसाइट ही हेल्पफुल है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका होमी भाभा इंस्टीट्यूट जो है HBRC उसकी वेबसाइट है, वो भी सर्च कर सकते हो। मुंबई में जो इंस्टीट्यूट है वो भी काफ़ी क्वाइट फेमस है, ठीक है। ये 2 ही समझ के चलो कि इंस्टीट्यूट है, इसके वेबसाइट पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। तो इनको फॉलो करो। हाँ, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक तो मैंने डिस्कस किया कि सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, बेनिफिट क्या रहेंगे। अब हम इंडिविजुअल जाएंगे। तो देखो, अगर मैं इंडिविजुअल जाता हूँ और मैं शुरू करता हूँ मैथ्स से, तो मैथ्स बहुत ऑर्डिनरी लेवल का रहेगा, बहुत ज़्यादा जीवनी। जो बच्चे डरते हैं मैथ्स से, जिन लोगों ने मैथ्स छोड़ने के कारण नीट लेना है, ठीक है ना, ऐसे जो फालतू सोच रखने वाले बच्चे हैं जो कि फंस जाते हैं बाद में, तो वो लोगों के लिए एग्जाम है, क्योंकि मैथ्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैथ्स ज़्यादा है नहीं। 9, 10th की अगर एनसीईआरटी कर ली है सफिशिएंट है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 11 तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो उधर भी आते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल, ये थोड़े से उधर भी आते हैं, तो ये उठा के कर लिए सफिशिएंट। एक्स्ट्रा में अगर कुछ करना है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कर सकते हैं, जो कि 11th में आता है, 9, 10th में नहीं है। परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में देखे हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं बहुत डिटेल में लेता हूँ, और क्लासेस भी इसकी हम लोग चालू कर रहे हैं, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं बच्चे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। तो वो जो IAPT की वेबसाइट पे मैथ्स का सिलेबस, मैथ्स के ये देख लो, पेपर देख लो, सिलेबस नहीं, सिलेबस वो 9, 10th ही बोलेंगे, ठीक है। धोखा, इसलिए मैंने वर्ड डाला धोखा, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स में, तो मोस्टली मैकेनिक्स जो इधर है 9, 10th में वो उधर है, वो 11th का मैकेनिक्स, ठीक है। 12th के टॉपिक फिजिक्स में ना मैंने देखा है, वो मैं अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म और रे ऑप्टिक्स, ये 12th के टॉपिक है, और 11th का मोस्टली मैकेनिक्स, मोर देन वन, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर बुक्स बुक्स बुक्स, ठीक है, तो पैरेलली देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है, एनसीईआरटी घोटना है, एनसीईआरटी घोटना है, ठीक है। मैथ्स का मैं बोलना भूल गया, रेफरेंस बुक RD शर्मा सफिशिएंट,
अगर आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड के रेफरेंस बुक में आर डी शर्मा प्लस एनसीईआरटी कर दिया, दैट इज सफिशिएंट। मैंने कुछ चैप्टर 11 के बताया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये बाइनोमियल थ्योरम वगैरह, ये 2-3 चैप्टर कर लिए। नंबर सिस्टम जो कि अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्टैंडर्ड में नहीं, 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसको अच्छे से डीप में कर लिया, सफिशिएंट। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट। देखो ये एग्जाम का और बेनिफिट है कि आपको उधर एनडीए में हेल्पफुल रहेगी, केवीपीवाई में हेल्पफुल रहेगी, और प्री आरएमओ। अगर सपोज कोई बच्चा ना प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैथ्स से छोड़ दो यहाँ का। अगर वो बंदा प्री आरएमओ की प्रिपरेशन भी करे तो मैथ्स तो कचरा है यहाँ का। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए आर डी शर्मा इज सफिशिएंट। फिजिक्स रेफरेंस वो बाइबल नहीं बोलता हूँ यार, मैं भगवत गीता ऑफ फिजिक्स इज एचसीवी, बस एचसीवी कर लो रेफरेंस बुक। अदर दैन एनसीईआरटी ऑफ 9th, 10th, 11th and 3 topics of 12th which I told, ray optics, electrostatic and your magnetism. Don't jump to modern physics and all that. ठीक है, sufficient. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट यार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th में भी है तो उधर 12th में भी आता है, तो समझ में आ जाता है कि वो लिंक रहेगा करके। ठीक है, और वो सामने बता दिया मैंने, क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहेगा, आईआईपीटी की वेबसाइट पे समझ सकते हो। ठीक है, बाकी तो कोचिंग वाले बता देंगे। केमिस्ट्री में बोल सकता हूँ, जो मैंने एक बार बोला भी इस वीडियो में, कि थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। ठीक है, मतलब समझ के चलो कि नीट से भी हाई रहता है, तो जो इधर बना लेता है तो नीट तो उनके लिए कचरा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जेई लेवल पर जाता है। इवन मैं जेई से भी थोड़ा सा हटके इसलिए बोला क्योंकि मैं रेफरेंस बुक में अलग बता रहा हूँ। मैं रेफरेंस बुक बता रहा हूँ, जनरली जेई वगैरह में हम क्या करते हैं कि वो एन अवस्थी, एन चौहान वगैरह की बुक कर लेते हैं, लेकिन हाँ एक पॉइंट केमिस्ट्री को लेकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा जीओसी कर लिया सफिशिएंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आता है, इतना नहीं आता है। ठीक है, स्टोकियोमेट्री आता है, स्टैकियोमेट्री। ठीक है, मतलब मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर देखोगे तो ये 9, 10 से इंक्लाइंड है 11 तक के। ऑर्गेनिक इतना करने की जरूरत नहीं है, दैट इज इनफ। So the best book for chemistry will be, I used to say about my student, वो बुक का नाम ये स्टोकियोमेट्री के से रिलेटेड, आर.सी. मुखर्जी, जितने भी न्यूमेरिकल्स है केमिस्ट्री के, so that is आर.सी. मुखर्जी की बुक सफिशिएंट है। ठीक है, एन अवस्थी करना क्या है यार, वो एन अवस्थी ना थोड़ी नीट जेई की बुक है ना, एन अवस्थी नीट जेई की बुक है। अगर ये ओलंपियाड टारगेट कर रहे हो तो आर.सी. मुखर्जी एंड पपी टंडन फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पपी टंडन, दिस टू बुक इज सफिशिएंट। जेईई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम मिल रहा है तो हाँ टाइम मिलेगा, अगर हम 6, 7 से चालू करते हैं तो देखो उधर बड़ी एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो 11, 12 की, और इधर एक इंटरनेशनल एक्यूमेन आपको मिल रहा है इस पे भी। ठीक है, बायो तो बायो में भी देखो 9th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर है वो उठा के करो, सेल, टिश्यू, बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, रिप्रोडक्शन 10th स्टैंडर्ड के, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, ये चैप्टर 11th में भी आएंगे, रिप्रोडक्शन है, बस यही चैप्टर बनाना है। तो बायो तो ऐसा है कि मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं बोला कि 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन बायो के लिए 12th की एनसीईआरटी भी तो हो जाती है, वेल एंड गुड। और अगर बायो के लिए रेफरेंस बुक बोलेंगे तो मतलब ओलंपियाड के लिए बायो के लिए रेफरेंस बुक है एक ही, जिसको एचसीवी ऑफ बायो बोलते हैं। हाँ, एचसीवी एक ये बन गया है ना लैंडमार्क, कैम्बेल की। ठीक है, कैम्बेल की जो बुक है बायो के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, सभी टाइप के ओलंपियाड। अगर आगे जाके कुछ वो रहता है ना इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, तो इंटरनेशनल जो बायो का ओलंपियाड रहता है उसके लिए भी कैम्बेल की बुक काफ़ी अच्छी है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये पूरा सर्कल है इस एग्ज़ाम का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। मैंने क्या बताया फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, मार्किंग स्कीम एंड ऑल दैट, देन उसके बाद फायदा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में एक बार और बताना चाहूँगा कि सही में बाहर निकलो, वो कुएं के मेंढक मत बनो। वही जो हम लोग गॉसिप करते रहते हैं बॉलीवुड की, इसकी उसकी, इन चीज़ों से अगर बाहर निकला तो अपना फोकस यहाँ लगाओ। ठीक है, बहुत कुछ है करने को, रिसर्च में जाना है और भी कुछ करना है, बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम उन सभी बच्चों के लिए जो कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं।
और अगर सपोज आपका टारगेट उधर नहीं, फिर भी नीट है या जेई है, चलेगा यार, ये उसका बेसिक तो है। अब मैं बता चुका हूँ कि ये एग्ज़ाम क्रैक करके जो टॉप 10 टॉप 100 AIR लाते हैं वो उधर बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मेरे अर्लियर वीडियोस देखो, मैंने कितनी बार बोला कि जेई का लेवल बहुत लो है, जेई का लेवल बहुत लो है। तो प्लीज़ 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 इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन दिस एग्जाम। एंड मैं तो पुश करूँगा, स्ट्रेस दूंगा कि जो बच्चा 6th स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड में है, 9th का तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन ये 3 स्टैंडर्ड में हो तो आज से लग जाओ। स्टूडेंट ऑफ नीट, स्टूडेंट ऑफ जेई, जो भी आगे परस्यू करना चाहते हो, और मैंने बोला यूपीएससी ऑल्सो, ठीक है। और भी किसी को कोई डाउट है, सो यू कैन जस्ट गेट बैक टू मी एनी टाइम एंड आई कैन गिव यू द काउंसलिंग ऑन दिस, फ्री काउंसलिंग ऑन दिस। सो दैट इज योर पॉइंट दैट इफ यू वांट टू आस्क मोर अबाउट दिस एग्जाम, अपकमिंग वीडियोस में और भी एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फाइनली इन द एंड फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि I am extremely delighted with the JEE Advanced result which my students have produced, which they have given, and the student who just missed out with some mark. So यार फिर से मेरे पुराने वीडियो देखो, अपनी 10 मिस्टेक निकालो, उसका कोई भी रॉकेट साइंस फॉर्मूला नहीं है, वही अपनी मिस्टेक निकालो, मिस्टेक पे वर्क करो, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो बेस्ट विशेस। नवंबर आ रहा है, अक्टूबर खत्म होने में आ रहा है, तो ये सही टाइम है। अगर एक कोई बोलेगा सर कितना समय लगता है प्रिपरेशन को, सफिशिएंट है 1 साल, लेकिन सपोज 6th वाला बच्चा है तो उसको तो 3 साल मिल रहा है, तो कितना बड़ा बेनिफिट है। लेकिन आज अगर कोई बच्चा 8th में है तो उसके लिए भी सफिशिएंट है, उसके लिए भी सफिशिएंट है, बिकॉज NSE GS को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा 11th का नहीं पढ़ना है। आपने 9th 10th बहुत अच्छे से कर लिया, एकदम घोल के पी लिया, तो कितना बड़ा फायदा है। एक तो आपका 10th का पढ़ाई 9th में होगी, ठीक है, तो 10th में आप कुछ और कर सकते हो, पूरा फोकस NTSE पे लगा सकते हो, वो मैथ्स की कुछ आती है जिसको जेई वगैरह करना है, NMTC वगैरह के ऊपर लगा सकते हो। तो ये स्ट्रेटेजी है यार, ये स्ट्रेटेजी है, उसको फॉलो करो। चेन्नई सुपर किंग ने कैसे क्या जीत लिया देख लो। वो तो बोला था भाई, MSD ने क्या बोला था कि मैं आऊँगा, बता दिया, एज होगी 40 की, लेकिन मैं आऊँगा, मैं बताऊँगा, बता दिया, ठीक है। पूरी चीज़ एक ही जगह फोकस रहती है, वो रहती है प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।